कोई एक लेकिन जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है जिनको वृद्धावस्था में 1200 रुपये की पेंशन मिलती है, क्या लगता है उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए 1200 रुपये में गुजारा करना इस वक्त में मुनासिब है? सर, जो राजनीति में वादों का कल्चर आ गया है जी, और वादे ऐसे किए जा रहे हैं कि जो रियलिस्टिक नहीं है, अचीवेबल नहीं है एक तरह से, और वो दोनों ही दलों की तरफ से किए जा रहे हैं। ये राजनीति को कहाँ लेके जाएंगे कि जादू के पिटारे की तरह किसी का नाम भी निकल के आ जाता है और उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जबकि बहुत सारे ऐसे राजनेता होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई होती है, लोगों के मन में रचे बसे होते हैं और जो दावेदार भी होते हैं। ये कल्चर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना तार्किक लगता है आपको, या लोकतंत्र के लिए कितना तार्किक है? जी, विपक्ष का धर्म है सर। विपक्ष का धर्म ये भी है कि जो सरकार का काम है उसका लेखा जोखा करना। तो सरकार को कितने नंबर देते हैं जी 10 में से आप, एक साल की परफॉर्मेंस के बेसिस? द न्यूज़ रडार में आप सबका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि सरकार सत्ता पक्ष चलाता है, लेकिन जन भावनाओं को, जन आवाज़ को विपक्ष उठाता है। और हिमाचल प्रदेश में विपक्ष की कमान हिमाचल प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के हाथों में है। सर, इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सरकार का 1 वर्ष कंप्लीट हो गया है, सरकार अपनी वर्षगांठ बना रही है, लेकिन सरकार में उस तरह का उत्साह नहीं है जितना उत्साह विपक्ष में है। विपक्ष का उत्साह सड़कों से लेकर सदन तक कुलांचे मार रहा है। क्या लग रहा है सर आपको? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का जो 1 साल का कार्यकाल बीता जी, वो बिना कुछ किए बीता, यानी कि उपलब्धि के नाम पर एक भी चीज़ नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ना जनता में उसका एक संदेश है काम की दृष्टि से कि विकास हो रहा है, काम हो रहा है। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की परिस्थिति भी इस प्रकार से है कि जब उपलब्धि हमारे पास गिनाने के लिए एक भी नहीं है, 1 साल बीत गया, ऐसे में करें तो करें क्या जी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जश्न मनाने का निर्णय हुआ, और हमने जब इस पर प्रश्न खड़े किए, और स्वाभाविक रूप से हमारे प्रश्न नहीं है, वो जनता के प्रश्न है जी, कि आप हमको बताइए सही कि 1 साल का कार्यकाल बीत गया, उसमें आपकी उपलब्धि है क्या? सिर्फ यही कि सरकार ने 1 साल जैसे कैसे पूरा कर लिया जी। इसके सिवाय और कुछ नहीं है। आपने गारंटियाँ दी थी हिमाचल प्रदेश में, 10 गारंटियाँ, उनमें से एक भी गारंटी पूरी हुई नहीं। गारंटी दी थी कि 1500 रुपये महिलाओं के खाते में जनवरी के महीने से आना शुरू हो जाएंगे। 1 साल बीत गया, एक महिला के खाते में पैसा आया नहीं। गारंटी दी थी कि 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दी जाएंगी, 1 साल में 1 लाख नौकरी निकाल दी जाएंगी, यानी कि कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय करने की बातें कही थी। चाहे वो महिला की 1500 की गारंटी की बात कहें या चाहे वो नौकरी देने की बात, लेकिन उसमें अभी तक कुछ हुआ नहीं। उल्टा हिमाचल प्रदेश में ये परिस्थिति बनी कि लगभग 10,000 आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी, और ख़ास तौर से कोविड के 2,000 तो वही है जो कोविड के दौरान लगे थे, उनको नौकरी से निकाल दिया। 8 महीने के 7 महीने की उनकी तनख्वाह मिली नहीं अभी तक। तो ऐसे में उपलब्धि के नाम पर है क्या? एक भी योजना ज़मीनी स्तर पर अभी तक जो है पूर्व सरकार की बजट में घोषित जो हुई है अभी तक लागू नहीं हो पाई, ये परिस्थिति है। लेकिन सर, लग नहीं रहा है कि विपक्ष थोड़ा सा ज़्यादा आक्रामक है? थोड़ा सरकार को और वक्त देना चाहिए। देखिए, वक्त देने की बात, वक्त तो देखिए बिल्कुल देने की गुंजाइश अब नहीं है, हमारे पास नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उनने झूठ बोल करके सत्ता हासिल की है,
और जब झूठ बोल करके सत्ता हासिल की है तो स्वाभाविक रूप से हम उन मुद्दों को उठाएंगे। उनकी कोशिश ये है कि लोग गारंटी का जिक्र ना करें, जो झूठे वादे उनने किए हैं लोग उनको भूल जाए। और हमारा ये एकमात्र ये लक्ष्य है इस वक्त है कि किसी को वो गारंटी भूलने नहीं देंगे, और जो वादे उनने झूठे वादे किए थे उनको लोगों के जहन में उनको ताज़ा तरीन रखेंगे। इस बात के लिए हम काम कर रहे हैं। और अपोजिशन में, लोकतंत्र में यही एक खासियत है, अगर गलत किया है तो लोगों के बीच में जा करके उन मुद्दों को लेकर के बात करना, और हम कर रहे हैं। सर, एक मुद्दा और आप बड़ा जोर शोर से उठा रहे हैं, वो है कांगड़ा को हाशिए पर धकेलने का। अभी ऐसा देखने में आ रहा है कि अगर हम थोड़ा सा विकास मानकों की बात करें तो जो हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका जो विकास का मोमेंटम है और जो खुशहाली का लेवल वो ज़्यादा नज़र आता है। सर, एम्स हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में है, अगर हम बल्क ड्रग पार्क की बात करते हैं हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में है, या और भी बड़े संस्थान, रेलवे नेटवर्क की बात करते हैं हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। ऐसा लगता नहीं है कांगड़ा फिसड्डी रह गया, खाली रह गया। इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर, वो भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हमीरपुर में आती है, तो कांगड़ा मार्जिनलाइज जैसा लग रहा है, हाशिए पे लग रहा है। तो मैंने तो पिछले कल जो हमारा आक्रोश रैली का जो कार्यक्रम था, मैंने तो सार्वजनिक मंच पर से इस बात का जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश में 2 बड़े जिले हैं जी। एक कांगड़ा है जहां 15 विधानसभा क्षेत्र हैं, दूसरा बड़ा जिला इसके बाद मंडी है जहां 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। जी। कौन से मिलेगा यही मालूम नहीं है। 1 हफ्ता हो गया जी सर। और इस तरह से भरपाई करने की, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4 मंत्री थे, यानी कि 1 स्पीकर और 3 मंत्री थे, और बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स उनके पास दिए गए थे। जी सर। और उसके बाद डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट के काम यहाँ पर फोकस होकर के हम कांगड़ा में काम कर रहे थे। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मैं तो ये कहता हूँ कि वो मुख्यमंत्री का अपना पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमीरपुर उनका अपना ज़िला है, लेकिन हम वहाँ पर भी देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम से उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। एम्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, रेलवे लाइन केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की देन है, और उसके बाद आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अगर जिक्र करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के वहाँ पर जो भवन वगैरह बनने का केंद्र सरकार उसके लिए पैसा दे रही है। लेकिन वहाँ हमीरपुर में 1 साल बीतने के बावजूद एक चीज़ बताएं तो सही। तो सर हम क्या मान के चले कि कांगड़ा के साथ जो छलावा हो रहा है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, वो पहले से हो रहा है? तो मैं इस बात को कह रहा हूँ, पहले से इस प्रकार का नहीं हुआ कभी भी, जितना जलालत कांग्रेस की सरकार में कांगड़ा को झेलनी पड़ रही है। अच्छा, और कांगड़ा के साथ साथ मंडी तो इसलिए भी झेलना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ 10 में से 9 सीटें हम जीते हैं। तो वहाँ तो सारे अधिकारी बीच बात को लेकर के थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि जो भी विधायक आता वो भाजपा का है यहाँ पर, एक को छोड़ करके, लेकिन एक जीता है वो भी नज़रअंदाज हुआ है वहाँ पर। मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना है, लेकिन मेरा कहने का मतलब, अगर आपको पॉलिटिकल एडजस्टमेंट में उसमें कठिनाई आ रही है तो डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ देते हैं, काम करते, जिससे लोग महसूस करते कि नहीं यार काम तो हो रहा है, ऐसा तो बोलते, लेकिन काम पूरे प्रदेश भर में बंद पड़ा है। 1 साल से जो भी प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए थे सब बंद। सर, केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की खास करके, वो कांगड़ा का उसके साथ थोड़ा सा इमोशनल जैसा रिश्ता है। उसका कांगड़ा से छिटक के जाना, हमीरपुर में चले जाना, उसको किस नज़र से आप देखते हैं जी? कैसे आंकते हैं सारे सिनेरियो? इस सारी चीज़ को भी अब इस पर चर्चा अब करना उचित नहीं है। जो चीज़ हो गई सो हो गई। जी। और
तरह से ये सारी चीज़ों को लेकर के खड़ा करेंगे। हम उसका विरोध कतई नहीं किया है, ना पहले किया है, ना आज कर रहे हैं। हम एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जिस बात को लेकर के वो ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। बहुत कुछ करना है। बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जहाँ पर जिनको अभी कुछ नहीं मिला है, उनके बारे में भी सरकार का ही जिम्मा है, सोचना पड़ेगा। सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा छेड़ा है कि सरकार ये कहती है कि जो एम्प्लॉई हैं खास करके उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए पेंशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है जिनको वृद्धावस्था में 1200 रुपये की पेंशन मिलती है, क्या लगता है उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए 1200 रुपये में गुजारा करना इस वक्त में मुनासिब है? मुनासिब है? बहुत कठिनाई। ये इनबैलेंस नहीं हो रही है हमारी? एक चीज़ कहता हूँ कि कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा ओपीएस के तहत जो देने की बात आ रही है, उसमें हम बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन उसी तरह से उसी प्रोपोर्शनेट में हमको उस वर्ग के बारे में भी सोचना ज़रूरी है जिसको कुछ नहीं मिल रहा है। यानी कि जिसमें जो सोशल सिक्योरिटी में जो 1200 रुपये का इंतज़ार करता है, आपके 1500 रुपये का इंतज़ार करता है, 1800 रुपये का इंतज़ार करता ओल्ड एज पेंशन में, मेरी पेंशन आएगी तो मेरी 4 चीज़ें, जो मेरी दवाई का इंतज़ाम हो पाएगा, मेरी घर की ज़रूरतें कुछ पूरी हो जाएंगी, तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा। सर, इसी से जुड़ता दूसरा मामला है रोज़गार के मामले पर। ये शायद पहले से भी होता आया है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे या आउटसोर्स पे जो नौकरियां लेते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं। जो उसी डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं उसको 50,000 मिल रही है, और उसी डेजिग्नेशन पे वही काम रेदर उससे ज़्यादा एफिशिएंसी से कर रहा है उसको 8,000 मिलता है। ये जो सैलरी में जो दो तरह के पैटर्न निकल के आते हैं, आउटसोर्स को बहुत कम मिलता है और रेदर को बहुत ज़्यादा मिलता है, काम दोनों एक ही नेचर का कर रहे हैं। ये व्यवस्था कितनी जस्टिफाइड आपको लगती है? देखिए, आने वाले समय में सारी चीज़ को लेकर के निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, जब नेचर ऑफ वर्क सेम है जी, और उसको नज़दीक लाना पड़ेगा। जी, और जो आउटसोर्स में लगते हैं, एक तो उनकी नौकरी पक्की नहीं है, हाँ जी, काम पक्का नहीं है, गारंटी किसी चीज़ की है नहीं ज़िंदगी में, उसके बावजूद भी तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि बेहतर सोचना पड़ेगा उनके बारे में। इसलिए हमारी सरकार ने एक चीज़ को किया,
और आज पार्टी ने हमको अलग हट करके कोई जिम्मेदारी दी है कि अब आपको, और उन्होंने स्वीकार किया है। सर, एक राजनेता को बनने में बरसों लगते हैं, इतना त्याग और तप करना पड़ता है, लोगों के दिलो दिमाग पे जगह बनानी पड़ती है, और उन्हीं के नाम पे वोट भी पड़ते हैं। देखिए उसके बाद देखिए वहाँ पार्टी सत्ता में आई, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे साथी साथ चले हुए होते हैं। आज एक को अवसर मिलता है, ये भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व है, जहाँ पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता को आने का अवसर, आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। मैं जिंदगी में कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा हिमाचल प्रदेश का, लेकिन हमारी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी इस प्रकार की कि जिस पृष्ठभूमि के बलबूते हम कह सकते थे कि मेरा बैकग्राउंड इस तरह का है, राजनीतिक पृष्ठभूमि से है, या मैं बहुत ऐसे परिवार से हूं जहां मेरे पास साधन बहुत सारे हैं, मैं, लेकिन कोई पृष्ठभूमि नहीं। लेकिन काम करते हुए कार्यकर्ता के नाते हम यहाँ पर पहुँचे, पार्टी का अध्यक्ष रहा, पार्टी के अध्यक्ष के नाते आगे बढ़ कर के फिर मंत्री रहा, मंत्री के बाद मुख्यमंत्री बना, आज लीडर ऑफ अपोजिशन हो। क्या नहीं दिया पार्टी ने ऐसा। जितने भी वहाँ पर हमारे जो नेता हैं उन सबको अलग अलग समय में बहुत सारे दायित्व मिले, काम करने के अवसर मिले हैं, और उन्होंने काम किया है। और आज जिस तरह की भूमिका में उनको बोला गया काम करने के लिए, वो सहज रूप से काम कर रहे हैं। सर, निस्संदेह आप हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं और ज़मीन से उठे हुए नेता हैं। आपने बहुत संघर्ष करके मुख्यमंत्री का पद लिया और बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। सुखविंदर सुक्खू जी की भी कुछ इसी तरह का लाइन ऑफ डेवलपमेंट रहा है जी, उनको किस तरह से आंकते हैं जी आप? वो भी ज़मीन से उठे हुए हैं, आम आदमी हैं। देखिए काम करने का तरीका अपना अपना होता है। मेरा ये है कि हम जल्दबाजी में नहीं, हम चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद फिर विपक्ष आज दिखा रहा है विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर सारी जगह पर, ऐसा लग रहा है कि लोकसभा का आगाज कर दिया विपक्ष ने और उसके लिए जमीन बनाई जा रही है। देखिए लोकसभा के चुनाव का दौर आ रहा है अभी, तो विधानसभा के सत्र में हम उन सारी चीज़ों का कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन जो मुद्दे सरकार के खिलाफ हैं वो तो यथावत हम पहले दिन से उठा रहे हैं, पहले दिन से उठा रहे हैं। जब संस्थान बंद किया हमने विधानसभा बंद कर दी। सर, एग्रेशन ये दिखा रहा है कि हम एक तरह के इलेक्शन मोड में आ गए हैं। नहीं, देखिए इलेक्शन मोड में तो हमारी पार्टी हमेशा रहती है। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है आज कि वो इलेक्शन की इसमें जो मोड में हमेशा रहती है, बिल्कुल तैयारी के साथ काम करते हैं। लेकिन आप इस बात को देखिए कि विधानसभा का पहला सत्र जब शुरू हुआ था, उसी में हमने जब संस्थान बंद कर दिए तो हमने हाउस बंद कर दिया था, चलना बंद हो गया था। इस बात को भी देखा होगा आप। देखिए उसके बाद देखा आपने बजट सत्र हुआ, तो बजट सत्र में हमने जो है वो बहुत बुरी तरह से सरकार को घेरा, और उसके बाद मॉनसून सत्र हुआ तो विधानसभा का घेराव भी हुआ, विधानसभा के अंदर भी बहुत जोरदार ढंग से इश्यूज रेज किए। और आज भी एक साल बीतने के बाद गारंटियों का जिक्र हम कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कानून व्यवस्था का हम जिक्र कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में हम बातें कर रहे हैं।
तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये मुद्दे हैं, जो मुद्दे हैं उनको तो उठाना ही पड़ेगा, और ये हमारा धर्म है विपक्ष का, जनहित में जो मुद्दे हैं जिनको उठाना ही है और उठाना। जी, विपक्ष का धर्म है सर। विपक्ष का धर्म ये भी है कि जो सरकार का काम है उसका लेखा जोखा करना। तो सरकार को कितने नंबर देते हैं जी 10 में से आप, एक साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे? एक साल की जो परफॉर्मेंस की अगर नंबर देने की बात कहूँ मैं, तो मुझसे नंबर देना बहुत मुश्किल है। कारण है कि एक भी काम जो है जिसको हम कह सकते हैं कि प्रदेश के नाम पर कोई काम हुआ, जितनी भी चीज़ों को लेकर के उन्होंने अपनी भाषण में बातें कही, एक भी चीज़ ज़मीनी हकीकत के रूप में हमारे सामने में नहीं है। मैंने पहले बजट में 30 योजनाएं शुरू की थी, और एक साल पूरा होने पर वो उसके लाभार्थी सामने खड़े थे। मुझे आपने ये योजना शुरू की, उस योजना का मुझे ये लाभ मिलना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ सुखाश्रय स्कीम को एक सुखाश्रय की स्कीम उन्होंने चलाई है। मैं उनको उस बात के लिए ये कहूँगा कि समाज का वो वर्ग है जिसको ज़रूरत है। पहले भी मदद होती थी, और सुखाश्रय में अधिकांश जो योजनाएं, जो जिस स्कीम्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। लेकिन आप तारीफ करते हैं, मतलब मानते हैं अच्छा काम हुआ सरकार की? नहीं, उस दिशा में उनने कुछ एडिशन थोड़ा किया है, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें तो वही हैं, वो कॉन्सेप्ट वही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के माध्यम से उसमें मदद करने का उन बच्चों के लिए होता है, वो वही है। कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाना सर, उसको कैसे आता? लेकिन बोलने से थोड़ी होगा, वो करके होगा, वो करके होगा। और उसके लिए उनने क्या बोला उनने, और बोला तो ये था कि भी हमारी दूसरी कैपिटल जो है वो धर्मशाला होगी, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसमें कुछ इस तरह के काम हुआ क्या? तो सर 10 में से 1.5 नंबर, 2 नंबर? मैं तो असमर्थ हूँ, मुझे तो 0 नंबर देना उचित लगता है, क्योंकि कोई काम हुआ नहीं। उल्टा नेगेटिविटी हिमाचल प्रदेश में हर चीज़ को लेकर, संस्थान बंद, योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की जो जनहित में, जो गरीब से गरीब लोगों को सहारा योजना जैसी ऐसी योजनाएं जिनसे एक आदमी जो इंतज़ार करता है कि मेरा महीना पूरा होने पर मेरे खाते में 3,000 रुपये आएंगे, जो बिस्तर पर पड़ा है, लाचार है, बेबस है, काम नहीं कर सकता है, हिल नहीं सकता है, उसको मदद होती थी, वो भी उन्होंने देना बंद कर दिया। सर अपने हेल्थ का जिक्र किया था जी। हिम केयर में 200 करोड़ रुपए, जब इसका जवाब आया 200 करोड़ रुपए हिम केयर का देना, अब स्टेट गवर्नमेंट को देना को है, बंद कर दिए, पैसा नहीं दे रहे हैं। सरकार रोबोटिक सर्जरी शुरू करने जा रही है। रोबोटिक सर्जरी की बातें की जा रही है। हिम केयर जैसी योजना जो आम गरीब आदमी जिसको जिंदगी बचाने के लिए जो है वो इस योजना के माध्यम से मदद मिलती है, उसकी तो ज़िंदगी समाप्त हो रही है। यहाँ रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी करिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि पहले तो हमको उस सेक्टर को देखना पड़ेगा जहाँ बेबस होकर के वो गरीब आदमी अपनी जगह, ज़मीन, घर बार गिरवी रखने के लिए बेबस हो जाता है इलाज करने के लिए। सरकार का सर कोई ऐसा विभाग, ऐसा मंत्री जो आपको लगता है कि अप टू द मार्क परफॉर्म कर रहा है? देखिए, अभी तक तो मुझे लगता है कि मंत्री लोग जो है वो कुछ तो हताश होकर के बैठ गए हैं, कुछ लोग थोड़ा निराश है, हमारी सुनी नहीं जाती है, मानी नहीं जाती है, और ऐसे में ये परिस्थिति सभी मंत्रियों की बनी हुई है कि जो काम करने की परिस्थिति में हो ही नहीं पाए, और यही कहते हुए मिलते हैं मंत्री, क्या करें, हमारी सुनी नहीं जाती है, हमारी बात मानी नहीं जाती है, डिपार्टमेंट में हम बोलते करने के लिए ये, और हो जाता है कुछ और। ऐसे में सब में निराशा। सर आपकी फ्लैगशिप स्कीम थी जनमंच, इस सरकार की भी एक फ्लैगशिप स्कीम जैसी लगती है, जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स एक तरह से लेके आए हैं, और जो तकसीम और उसको लेके इन्होंने एक पैरामीटर्स बना दिए हैं, उसको कैसे आंकते हैं? देखिए, उसमें सुविधा हो लोगों के लिए अच्छा है, इनिशिएटिव एक दिशा में उनने अभी तक तो उनने अपनी भावनाएं व्यक्त की है अपना वो, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए एक्शन में। हमने जनमंच में, हमने हिमाचल प्रदेश में जनमंच का आयोजन करके लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में हो, घर में हो, उनके आंगन में हो, इस बात को सुनिश्चित किया। हर महीने में रविवार के दिन मंत्री जाकर के अधिकारियों के साथ गांव पहुंचता था, और गांव पहुंच करके लोगों को बुलाते थे, और ये पूरे देश में ऐसी योजना थी जहां शिकायतकर्ता के हाथ पे माइक दे दिया जाता था, माइक पर खड़ा होकर के वो बोलता था, मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है, मेरे घर में जो है वो बिजली नहीं आ रही, मेरे घर की ये, मेरे गांव की समस्या ये है। तो जब वहाँ पर उस तरह से बोलता था, अधिकारी सुनते थे, मंत्री सुनता था, मौके पर निर्णय होता था और काम होता था। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.